इंडसइंड बैंक पैसा सुरक्षित रखते हुए उस पर अच्छा रिटर्न पाने का मौका दे रहा है। बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं वरुण। जिस तरह बैंक लगातार एफडी पर ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, उसी तरह आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जल्द ही मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 1 लाख को पार करने वाला है। आप अपना प्यार ऐसे ही मनी 9 के साथ बनाए रखें और हम आपके लिए आपकी जेब, आपकी जिंदगी से जुड़ी हर खबर लेकर ऐसे ही आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं मनी टाइम का आज का सफर। अब भारत का होगा अपना डिजिटल रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपये के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हिस्सा लेंगे। यूजर्स भागीदार बैंकों की ओर से पेश किए गए मोबाइल फोन पर स्टोर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपये के साथ लेन देन कर सकेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो लीगल टेंडर को रिप्रेजेंट करता है। यह कागजी मुद्रा के समान मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, साथ में भुवनेश्वर में होगी। बाद में इसको अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले 1 नवंबर को आरबीआई ने होलसेल डिजिटल रुपये का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों को नियंत्रित करने की तैयारी चल रही है। किरीट पारेख की अगुवाई में नियुक्त गैस मूल्य समीक्षा समिति ने सरकारी कंपनियों के पुराने क्षेत्रों से निकलने वाली नेचुरल गैस पर 5 साल के लिए मूल्य सीमा लागू करने की सिफारिश की है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में नरमी लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड को अधिकतम $6.5 प्रति यूनिट का दाम तय करने की सिफारिश की गई है। न्यूनतम और नियंत्रित मूल्य 5 साल के लिए होगा और इसकी हर साल समीक्षा की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कीमतें उत्पादन लागत से नीचे नहीं गिरेंगी या मौजूदा दरों की तरह रिकॉर्ड ऊंचाई तक भी नहीं बढ़ेंगी। योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारेख की अध्यक्षता वाली समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है और इसे अगले कुछ दिनों में सरकार को सौंप दिया जाएगा। अगर आप भी करना चाहते हैं मोटी कमाई तो शेयर बाजार में शुरू कर दीजिए निवेश, क्योंकि अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजारों में साल 2023 में तेजी का दौर बने रहने की संभावना है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अगले साल दिसंबर तक सेंसेक्स 10% बढ़कर 68,500 की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मॉर्गन स्टैनली के भारत में मुख्य अर्थशास्त्री रिदम देसाई का कहना है कि 2023 की पहली तिमाही में ग्लोबल जोखिमों के कम रहने और ब्याज दरों के उच्च स्तर पर पहुंचने से भारतीय शेयर बाजारों की वास्तविक बढ़त की स्थिति बन सकती है। चलिए अब चलते हैं अगली खबर पर, जो है अगले साल आने वाले आम बजट से जुड़ी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों को लेकर विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें पूरी कर ली हैं। इन बैठकों में इनकम टैक्स को कम करने, रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम तैयार करने, अर्थव्यवस्था को गति देने को लेकर खर्च बढ़ाने और कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 का बजट बनाते समय दिए गए सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। क्या आप स्पैम कॉल से परेशान हैं? तो ये खबर खास आपके लिए है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए अन्य नियामकों के साथ एक संयुक्त कार्य योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत लोगों को स्पैम कॉल और एसएमएस का पता लगाने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजियों पर काम किया जा रहा है। ट्राई ने कहा कि स्पैम कॉल, एसएमएस जनता के लिए असुविधा का एक प्रमुख स्रोत हैं और ये व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित करते हैं। दूरसंचार नियामक ने कहा कि अब ऐसी अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जितने भी इस तरह के फ्रॉड कॉल्स हैं उनसे आपको बचाने की कवायद है। अगर आप भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सेवा से निराश हैं और करना चाहते हैं उसकी शिकायत, तो ये खबर जरूर देख लें। सरकार अगले साल अप्रैल से उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने को अनिवार्य बनाने जा रही है।
इस कदम से शिकायतों के तेजी से निपटान में मदद मिलेगी। फिलहाल नागरिक उपभोक्ता आयोग या अदालतों में भौतिक रूप से या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता शिकायतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग विकल्प 7 सितंबर 2020 को पेश किया गया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि ई फाइलिंग की सफलता को देखते हुए इसे देश में सभी उपभोक्ता आयोग में 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य बनाया जा रहा है। ई फाइलिंग व्यवस्था अनिवार्य होने से लोग उपभोक्ता शिकायतें अपनी रुचि के हिसाब से बिना वकील की मदद से सीधे दर्ज करा सकेंगे। अब बुलेटिन की 7वीं खबर। क्या आपके पास गारंटीड रिटर्न देने वाले कॉल या मैसेज आते हैं? तो सावधान हो जाइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को आगाह किया कि वो गारंटीड रिटर्न देने का वादा करने वाली निवेश योजनाओं के बहकावे में न आए। एनएसई ने ये चेतावनी यूट्यूब और टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से अनरजिस्टर्ड कंपनियों के निवेश की मांग करने वाले मामलों में आई तेजी को देखते हुए जारी की है। एनएसई ने बताया कि ये संस्थाएं एनएसई के किसी भी रजिस्टर्ड मेंबर के बतौर या रजिस्टर्ड मेंबर के अधिकृत व्यक्ति के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। एनएसई ने कहा कि निवेशक शेयर बाजार में सांकेतिक, आश्वासित या गारंटीड लाभ देने वाली किसी भी संस्था या व्यक्तियों की ऐसी किसी भी योजना में निवेश न करें, क्योंकि ये कानून के द्वारा प्रतिबंधित हैं। अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदने को लेकर कंफ्यूज हैं तो किया अब आपकी इस परेशानी को दूर करेगी। वाहन कंपनी किया इंडिया प्रमाणित सेकंड हैंड कार के कारोबार में उतर गई है। कंपनी ने कारोबार बढ़ाने के लिए इस साल के अंत तक 30 बिक्री केंद्र खोलने की योजना बनाई है। किया ने कहा कि उसके प्रमाणित सेकंड हैंड वाहन के कारोबार का मकसद ग्राहकों को अलग तरह का अनुभव प्रदान करना है। ये एकदम नई कार खरीदने के जैसा होगा। इसके तहत उन्हें पुराने वाहनों को बेचने, खरीदने, पुरानी कार को बदलकर दूसरी गाड़ी लेने की सुविधा होगी। ग्राहकों को इसके लिए ऑनरशिप ट्रांसफर और लोन की सुविधा भी मिलेगी। जल्द ही एक और रियल एस्टेट कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड को आईपीओ के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। सिग्नेचर ग्लोबल ने इस साल जुलाई में आईपीओ के लिए बाजार नियामक के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए थे। सेबी ने 24 नवंबर को आईपीओ के लिए निष्कर्ष जारी कर दिया है। किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए सेबी का निष्कर्ष हासिल करना जरूरी होता है। आईपीओ में 750 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तक और निवेशक 250 करोड़ रुपए तक की बिक्री पेशकश लाएंगे। अब 10वीं खबर, जो आज के बुलेटिन की आखिरी खबर है, एयरलाइंस सेक्टर से जुड़ी है। एयर इंडिया और विस्तारा का विलय होगा। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स ने एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय पर सहमति जता दी है। डील के तहत सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 2058 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया ग्रुप में 25.1% की हिस्सेदारी मिलेगी। फिलहाल विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 51% और बाकी 49% हिस्सेदारी टाटा सन्स के पास है। आज के इस सफ़र को यहीं पर देते हैं विराम। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा हमारा ये खास कार्यक्रम। और अगर आप इस तरह की काम की खबरों को सुनते और देखते रहना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपनी पसंद नापसंद, अपना कोई सवाल अगर आप चाहते हैं कि उसका जवाब मनी 9 दे तो उसके लिए कमेंट नीचे ज़रूर दर्ज कराएं। और आप मनी 9 के जितने भी खास कार्यक्रम हैं, जितने भी खास शो हैं, उनको देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी बुधवार को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।